बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स के कंप्रिहेंशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल शो दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। कि सबसे पहले हमने रेस्ट और मोशन के बारे में बताना है कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, और फिर एक एग्जांपल की मदद से ये समझाना है कि जो रेस्ट और मोशन है वो रिलेटिव टू ऑब्जर्वर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रेस्ट की बात करें तो रेस्ट की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने आसपास की चीज़ों के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज ना कर रहा हो तो उसको रेस्ट का नाम देते हैं। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है रेस्ट की? रेस्ट की एग्जांपल ये हो सकती है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्लासरूम के अंदर एक चेयर पड़ी है और वो चेयर उस क्लासरूम के अंदर मौजूद बाकी चेयर्स की निस्बत अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट में होगी। इसी तरह मोशन की बात की जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त मोशन में होता है जब वो अपने आसपास की चीज़ों के लिहाज से अपनी जगह चेंज कर रहा हो, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, क्लास के अंदर बैठा हुआ एक स्टूडेंट अपनी सीट से उठता है और कहीं भी जाता है, क्लासरूम से सपोज बाहर जाता है, तो वो उस क्लासरूम के अंदर मौजूद बाकी चेयर्स की निस्बत अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इस वजह से वो मोशन में होगा। ठीक है, सिंपल इतनी डेफिनेशन कहना कि कोई चीज़ रुकी हुई है या कोई चीज़ मूव कर रही है, ये डेफिनेशन काफ़ी नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, उसकी सराउंडिंग्स का हवाला ज़रूर देना है कि अपने आसपास की चीज़ों के लिहाज से वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा या पोजीशन चेंज कर रहा है। अब एग्जांपल की मदद से यह समझाना है कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टू ऑब्जर्वर हैं। तो एग्जांपल हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी कैन बी एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम, कि कोई भी ऑब्जेक्ट एट ए टाइम रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। इस एग्जांपल के लिए एक पैसेंजर है जो कि ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। ये ट्रेन है और इस ट्रेन के अंदर कोई भी हम एक पैसेंजर कंसिडर कर लेते हैं। अब ये पैसेंजर जो है वो बस के साथ साथ मूव कर रहा है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स एंड बस के अंदर जो बाकी सामान है उसकी निस्बत ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस वजह से ये बस के लिहाज से तो रेस्ट में होगा, लेकिन एक ऐसा ऑब्जर्वर जो उस बस के बाहर मौजूद है, उस ऑब्जर्वर के लिए वो बस और वो पैसेंजर दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो इस वजह से वो ऑब्जर्वर वो जो है पैसेंजर जो बस के अंदर मौजूद है वो इस ऑब्जर्वर के लिए मोशन में होगा। तो एट ए टाइम जो पर्सन था बस के अंदर वो रेस्ट में भी था और मोशन में भी था। कब वो रेस्ट या मोशन की कंडीशन उस पर अप्लाई हुई? जब सराउंडिंग्स जो बदली गई, यानी कि पहले बस के हिसाब से उसको कंसिडर किया गया और फिर उस ऑब्जर्वर के हिसाब से जो कि उस बस से बाहर मौजूद है, जिसके लिए वो बस मूव कर रही है। तो इस एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टू ऑब्जर्वर हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन? मोशन की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं? डिफाइन ईच टाइप ऑफ मोशन विद एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। हर मोशन की हर टाइप को एक्सप्लेन करना है डेली लाइफ की एग्जांपल से। तो हमारे पास मोशन की 3 टाइप्स होती हैं। उन 3 टाइप्स में से सबसे पहले हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है, दूसरी रोटेटरी मोशन है और तीसरी वाइब्रेटरी मोशन है। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है कि ट्रांसलेटरी मोशन में कोई भी बॉडी मूव करती है अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन, यानी कि अपनी एक्सिस में रोटेशन के बगैर कोई भी ऑब्जेक्ट एक लाइन में मूव करता है। अब वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, यानी कि जिस लाइन पे वो मूव कर रहा है वो पाथ स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है और कर्व पाथ भी हो सकता है, बस वो ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट ना कर रहा हो। फॉर एग्जांपल कार है, कार या एरोप्लेन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो ये जो एग्जांपल है ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की मज़ीद 3 टाइप्स हैं।
वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद रोटेटरी और वाइब्रेटरी डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशन की पहली एग्जांपल हमारे पास लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन कौन सी होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द बॉडी, उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। कि कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उसकी मोशन को लीनियर मोशन का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है स्ट्रेट इन द एयर, तो ये जो एग्जाम्पल है ये लीनियर मोशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट दूसरी जो टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की, वो हमारे पास सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन क्या है? कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे हो, एक सर्कुलर पाथ पे हो, तो उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल टॉय ट्रेन मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, कि एक टॉय ट्रेन है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगी। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे पास रैंडम मोशन का है, यानी कि जो तीसरी टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की, उसमें डिसऑर्डर्ड या इर्रेगुलर मोशन जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम रैंडम मोशन का नाम देते हैं। यानी कि कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, हर पॉइंट पे जाके उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो इसको हम रैंडम मोशन का नाम देते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। इंसेक्ट्स या बर्ड्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करते, बल्कि उनकी डायरेक्शन रैंडमली चेंज होती रहती है, तो उसको रैंडम मोशन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रैंडम मोशन से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन ये है कि जो रैंडम मोशन होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, उसको ब्राउनियन मोशन का नाम दिया जाता है। ये स्पेसिफिक ब्राउनियन मोशन है क्या है? कि गैस मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन होती है उसको ब्राउनियन मोशन का नाम दे दिया जाता है। अब ट्रांसलेटरी मोशन इनकी इन तीन टाइप्स के बाद हम आते हैं रोटेटरी मोशन की तरफ, जो मोशन की दूसरी टाइप है। मोशन की दूसरी टाइप रोटेटरी मोशन थी। रोटेटरी मोशन क्या होती है? स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने एक्सिस के गिर्द मूव करता है तो उसकी मोशन को रोटेटरी मोशन का नाम दिया जाता है। जैसा कि ये मोशन ऑफ ए व्हील है अबाउट इट एक्सिस, जो व्हील है वो अपने एक्सिस के अक्रॉस मूव कर रहा है, तो इसकी मोशन रोटेटरी मोशन होगी। दूसरी हमारे पास जो इसके बाद तीसरी एग्जांपल आती है वो हमारे पास क्या है? तीसरी जो टाइप आती है मोशन की वो वाइब्रेटरी मोशन है। तो वाइब्रेटरी मोशन कौन सी होती है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि एक फिक्स पॉइंट के अक्रॉस वो ऑब्जेक्ट लेफ्ट राइट या अप डाउन मूव करता रहे, तो उसकी जो मोशन होती है उसको हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन का। जैसा कि ये पेंडुलम, जो क्लॉक का पेंडुलम है वो एक फिक्स पोजीशन के अक्रॉस टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो इसकी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर स्केलर्स एंड वेक्टर्स? गिव एग्जांपल्स। हाउ आर वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली एंड ग्राफिकली? कि स्केलर्स और वेक्टर्स क्या हैं, इसकी एग्जांपल्स देनी है, और वेक्टर को सिंबॉलिकली और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड से मुराद न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे नंबर ऑफ चेयर्स इन ए क्लास, तो हमें जस्ट काउंट करनी होती हैं कि वो कितनी चेयर्स हैं, उनके लिए साथ हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है। तो फिज़िक्स के मुताबिक जो इसकी क्वांटिटीज़ हैं, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो स्केलर क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, तो वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस मेजर करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट के लिए होती है। टाइम बताने के लिए जब आप किसी को टाइम बताते हैं तो उस वक्त डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। स्पीड का जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो दूसरी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, वो क्वांटिटीज़ जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। और इसकी एग्जांपल क्या है? फोर्स एंड एक्सेलरेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की जाती है
तो उस फोर्स की एक ना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। और इसी तरह जब एक्सेलरेशन किसी बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो उस एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी बताई जाती है, जबकि स्केलर्स में जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्या कहा गया था कि वेक्टर्स को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी भी वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोल्ड लेटर्स यूज करते हैं। जैसा कि हमारे पास ये कोई भी किसी भी लेटर की मदद से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो उस लेटर को बोल्ड कर देंगे। ये हम ज़्यादातर टाइपिंग के वक्त इस्तेमाल करते हैं, मतलब जब कंप्यूटर पे टाइप कर रहे होते हैं तो हमारे लिए इजी होता है कि कंट्रोल बी प्रेस किया और वो जो अल्फ़ाबेट है वो बोल्ड हो जाता है। या दूसरा हम मेथड यूज़ करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए कि कोई भी अल्फ़ाबेट जिसकी मदद से हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है उसके ऊपर ये बार या एरो हेड लगा देते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाती है वेक्टर्स की। यानी कि अगर सिंपली ये एफ लिखा हो ना और उसके ऊपर एरो ना हो तो इसका मतलब ये होगा कि वो एफ कोई स्केलर क्वांटिटी है, और अगर एफ के ऊपर ये एरो मौजूद है तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन सेगमेंट लगाई जाती है ए से बी तक, और उस लाइन सेगमेंट के एक तरफ एरो हेड लगा दिया जाता है जो उस वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। जैसे ये लाइन ए बी लगाई और इसके बी तरफ हमने एरो शो कर दिया तो ये क्या शो कर रहा है, वेक्टर वी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये वेक्टर ए बी है जिसका हमने वी नाम दिया और इसकी डायरेक्शन बी की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन द टर्म पोजीशन, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन क्या है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंस क्या है वो भी डिटेल से बताना है। तो सबसे पहले हम पोजीशन की बात करते हैं। तो पोजीशन को डिस्क्राइब किया जाता है लोकेशन ऑफ ए प्लेस और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। के पोजीशन जो है वो हम किसी भी प्लेस या पॉइंट की लोकेशन बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जो नॉन पॉइंट हो। लाइक आपसे कोई ऐसा पर्सन जिसको आपका घर नहीं मालूम और आप उसको कॉल पे अपने घर का एड्रेस समझाते हैं तो आप घर से नज़दीक कोई फेमस जगह उसको बताएंगे कि यहाँ पर आना है, तो वो फेमस पॉइंट क्या होगा, वो एक रेफरेंस पॉइंट होगा। लाइक घर के सामने कोई पिज़्ज़ा शॉप है जो फेमस है तो आप उसके बारे में बता देंगे, या इसी तरह कोई मेन रोड पे कोई स्कूल है या कॉलेज है उसका आप आइडिया दे देंगे। तो एग्जांपल इसकी क्या है कि पोजीशन ऑफ स्कूल फ्रॉम होम, कि स्कूल की पोजीशन क्या है घर से, तो इसमें घर जो है वो रेफरेंस पॉइंट है और स्कूल उस पॉइंट या प्लेस की लोकेशन है जो कि हमें बतानी है। तो ये क्या आ जाएगी, स्कूल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू होम। इसके बाद डिफरेंस बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी लेंथ, ठीक है, वो स्ट्रेट पाथ हो सकता है, वो कर्व्ड पाथ हो सकता है, वो किसी भी तरह का कोई भी पाथ हो सकता है, तो उसको हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, तो वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में ही मेजर किया जाता है। इसके बाद अगर आप फोर्थ पॉइंट लिखना चाहें तो उसमें डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ए और बी पॉइंट ड्रॉ करके ए से बी तक जो स्ट्रेट लाइन होगी उसको आपने डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट कर देना है, और इसके अलावा बाकी ए से बी पॉइंट तक जितनी भी आप लाइंस लगाएंगे वो तमाम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगी।
नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, आल्सो डिफाइन एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटीज। तो सबसे पहले हम स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस देखते हैं। स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कि एक टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हम स्पीड का नाम देते हैं। और वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, कि कोई भी बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या था? डिफाइन एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है कि टोटल डिस्टेंस को हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास एवरेज स्पीड आती है। नेक्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड में अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो उसको हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का। लाइक एक ऑब्जेक्ट जो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, दूसरे मिनट में 2 किलोमीटर का जाता है, तीसरे मिनट में टोटल 3 किलोमीटर हो जाते हैं। तो हर 1 मिनट के साथ वो 1 किलोमीटर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड होगी। और जब हम वेरिएबल स्पीड की बात करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, यानी कि टाइम इक्वल होता है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो जाता है। लाइक पहले मिनट में उसने 1 किलोमीटर तय किया, दूसरे मिनट में उसने आधा किलोमीटर तय किया, तीसरे मिनट में वो 1.5 किलोमीटर कवर कर जाता है। तो टाइम तो इंटरवल्स तो इक्वल हैं लेकिन जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, तो इसको हम वेरिएबल स्पीड का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास एवरेज वेलोसिटी थी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम, यानी कि टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो वह एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। नेक्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। तो ये भी यूनिफॉर्म स्पीड की तरह, जस्ट यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क है कि इसमें इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा और वेरिएबल वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, तो उसको वेरिएबल वेलोसिटी का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर रेस्ट, यूनिफॉर्म स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड एंड डिक्रीजिंग स्पीड। हमने ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे शो किया गया हो, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, इंक्रीजिंग स्पीड से मूव कर रहा हो या डिक्रीजिंग स्पीड से मूव कर रहा हो। तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उसकी बात करते हैं। रेस्ट से मुराद ये है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, यानी कि इसमें एक लाइन आती है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो उसको हम नाम देते हैं कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन ऊपर की तरफ डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, वो जिस पॉइंट पे था उसी पॉइंट पे है। तो जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। दूसरा यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड में टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस है वो चेंज होता है और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है, तो इसको यूनिफॉर्म स्पीड का नाम दिया जाता है। इसके बाद इंक्रीजिंग स्पीड है कि टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ स्पीड भी इंक्रीज करे, तो इसको इंक्रीजिंग स्पीड का नाम दिया जाता है। और डिक्रीजिंग स्पीड क्या होती है, वो हमारे पास ये ग्राफ आता है कि जिसमें जो स्पीड होती है वो डिक्रीज करती है। नेक्स्ट
ड्रा स्पीड टाइम ग्राफ्स फॉर जीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें जीरो एक्सेलरेशन हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो और यूनिफॉर्म डिसेलरेशन हो। और इसके साथ साथ हमने ये बताना है कि जो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम इसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें जीरो एक्सेलरेशन है। जीरो एक्सेलरेशन से मुराद ये है कि वेलोसिटी में कोई चेंज ना आ रहा हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो वो जीरो एक्सेलरेशन होता है। लाइक टाइम ये है, टाइम के साथ साथ इस तरफ ये ग्राफ टाइम तो इंक्रीज करता जा रहा है लेकिन ऊपर की तरफ वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, तो इस ग्राफ को हम जीरो एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट लेता है और इसका जो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज है वो इक्वल होता है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही होती है वो रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। और यूनिफॉर्म डिसेलरेशन से मुराद यह है कि ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था और जब उस पर ब्रेक अप्लाई की गई तो वो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ रेस्ट में आ गया। यूनिफॉर्म से मुराद स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये स्ट्रेट लाइन किसी वेलोसिटी से स्टार्ट होके कहाँ तक आ गई, जीरो तक आ गई, तो इसका मतलब यह है कि ये ग्राफ शो करता है यूनिफॉर्म डिसेलरेशन को। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब हम ये देखते हैं कि जो एरिया होता है स्पीड टाइम ग्राफ का वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिस्टेंस को। लाइक ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और इसकी जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो एक रेक्टेंगल की शेप बन रही है। रेक्टेंगल कह लें या स्क्वायर कह लें, जो भी आप कहें इसको। तो इसमें हम कंसिडर करते हैं ये ग्राफ। तो इसका अगर आप देखें तो एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट से। स्क्वायर या रेक्टेंगल का जो एरिया है वो विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा, v मल्टीप्लाई बाय टी, क्योंकि विड्थ v और लेंथ t आ गई, तो एरिया अंडर द ग्राफ टोटल डिस्टेंस के इक्वल होता है, तो s इक्वल आ जाता है vt के। तो इससे हमें यह पता चला कि जो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक पॉइंट आपको क्लियर करता चलूं कि जब बॉडी की मोशन रिप्रेजेंट करे किसी सिमेट्रिक शेप को तब ऐसा पॉसिबल होता है। ठीक है, कोई सिमेट्रिक शेप हो, लाइक ट्रायंगल बन गई, रेक्टेंगल बन गई, कोई सर्कल बन गया, जो कि ज्योमेट्री के मुताबिक हम उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकें, तो तब पॉसिबल होता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता। लाइक जिस तरह के वेरिएबल ग्राफ बन जाता है तो उसमें एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। उसके लिए फिर हमें स्लोप क्रिएट करनी पड़ती है और स्लोप की मदद से हम उसका फाइंड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 है, व्हाट आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, व्हाट कंडीशंस शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राइविंग दीज इक्वेशंस, Derive 3 equations of motion using speed time graph of uniform acceleration। कि 3 equations of motion क्या हैं, कौन सी conditions हमें ज़हन में रखनी चाहिए इन तीनों equations को ड्राइव करते वक्त, और उसके बाद इन तीनों equations of motions को ड्राइव भी करना है। तो सबसे पहले 3 equations of motions जो हैं वो Vf equal to Vi plus At, S equal to Vit plus 1/2 At square और 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम दिया जाता है। इस इक्वेशन में डिस्टेंस मौजूद नहीं है, एस मौजूद नहीं है, तो इसको डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं, यानी कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही। इस इक्वेशन में वी एफ नहीं है तो इसको कहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट इक्वेशन, कि ऐसी इक्वेशन जो फाइनल वेलोसिटी जिसमें मौजूद नहीं है, फाइनल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। उसके बाद जो तीसरी इक्वेशन है इसमें टाइम मौजूद नहीं है तो इसको कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। अब हम कंडीशंस देखते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ड्राइव करने के लिए कौन सी कंडीशंस हमने माइंड में रखनी है। तो सबसे पहली बात यह है कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन स्ट्रेट लाइन, जो ऑब्जेक्ट की मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए।
दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि ऑब्जेक्ट मस्ट हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जहाँ पे ये तीसरा पॉइंट आएगा, वी शुड कंसिडर द इनिशियल कंडीशंस लाइक इनिशियल टाइम एंड इनिशियल डिस्टेंस टू बी ज़ीरो। कि इनिशियल कंडीशंस जो होंगी उनको हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे। लाइक टाइम है, इनिशियल टाइम को हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं और इनिशियल डिस्टेंस को भी ज़ीरो कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हमने इन इक्वेशंस को वन बाय वन ड्राइव करना है। तो पहले हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को देखते हैं। ये डायग्राम और इसके साथ जो यहाँ पे पैराग्राफ है, इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन आ जाए तो ये लाजमी साथ लिखना होता है। यहाँ पे जस्ट एक ही बार इस पैराग्राफ के ज़रिए से इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद बाकी 3 स्लाइड्स में इस पैराग्राफ को मैंने रिपीट नहीं किया, लेकिन ये पैराग्राफ जो भी इक्वेशन आ जाए उसके साथ मस्ट लिखना होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि कंसिडर ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, और वो जिस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। उसकी जो वेलोसिटी है वो वी एफ हो जाती है कुछ टाइम टी के बाद। तो जो मोशन ऑफ द बॉडी है वो डिस्क्राइब करती है स्पीड टाइम ग्राफ को। ये इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ उसने मूव किया, तो इस पॉइंट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई। तो इसकी मोशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करने के बाद जो लाइन ए बी है वो एक्सेलरेशन ए को डिनोट कर रही है। तो ये टोटल एरिया जो अंडर द ग्राफ आ जाता है, यानी कि ओ ए बी डी, ये इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। ठीक है, अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको हम प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है वो हमें एक्सेलरेशन देती है उस बॉडी का जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी। तो इसके बाद स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या है, एक्सेलरेशन के इक्वल है ए के, और जो ए इक्वल है वो किसके इक्वल है, बी सी ओवर ए सी के। एक्सेलरेशन जो है वो ये बी सी हमारे पास क्या आती है, वी एफ माइनस वी आई, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस जहाँ से वी एफ है और यहाँ से वी आई है, तो ये हमारे पास ए बी सी डिवाइडेड बाय ए सी हमारे पास टाइम है। तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ग्राफ की मदद से हमने इसको बी सी ओवर ए सी का नाम दिया हुआ है। अब बी सी डिस्टेंस किसकी इक्वल है, अगर इस लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस कर लें तो बाकी ये बी सी बचता है, यानी कि बी डी में से सी डी माइनस करें तो बी सी रह जाता है। तो हम बी सी की जगह पे बी डी माइनस सी डी लिख देंगे डिवाइडेड बाय ए सी लेंथ ओ डी के इक्वल है, तो इसको ए सी की जगह पे ओ डी लिख दिया। यानी कि अगर हम इस ग्राफ की मदद से देखें तो बी डी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वी एफ के इक्वल है, सी डी लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये वी आई के इक्वल है, ये सी डी ये वाली लेंथ वी आई के इक्वल है, और ओ डी हमारे पास टी के इक्वल है। तो ये तीनों जो वैल्यूज हैं इसमें हम पुट करते हैं, ए इक्वल आ जाता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी के। टी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ए टी इक्वल आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई के, यानी कि वी आई को अगर हम उधर लेकर जाते हैं तो ये वी एफ इक्वल आ जाता है वी आई प्लस ए टी के, और यही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। नेक्स्ट हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मोशन जो टोटल डिस्टेंस एस है ट्रेवल्ड बाय द बॉडी वो इक्वल होगा टोटल एरिया ओ ए बी डी। ये जो एरिया आ रहा है इस एरिया को इक्वल होगा। तो ये अगर हम ये डिस्टेंस ये एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसकी मदद से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। तो इसके लिए हम स्टार्ट लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे दो चीज़ें बन रही हैं इस एरिया में, जो एरिया अंडर द ग्राफ है ना ओ ए बी डी, इसमें एक ये ओ ए सी डी रेक्टेंगल है और एक ए बी सी ट्राइंगल है।
तो हम इन दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे कि टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इस रेक्टेंगल और इस ट्राइंगल का एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो वो उसका फार्मूला होता है विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब इसमें विड्थ हमारे पास ये ओ से ए तक है यानी कि वी आई, और लेंथ हमारे पास टाइम है टी। ठीक है, इन जनरल अगर हम इन की मदद से देखें लाइंस की मदद से, तो ओ डी ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, ओ ए विड्थ और ओ डी लेंथ, तो ओ ए वी आई के इक्वल है और ओ डी टाइम की इक्वल है, तो ये वी आई टी आ जाएगा। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसकी बेस जो है वो ए सी है और हाइट बी सी है। ठीक है, ए सी किसकी इक्वल है, ए सी इस लेंथ की इक्वल है यानी कि टाइम के, तो ए सी की जगह पे टाइम लिख दिया मल्टीप्लाई बाय बी सी जो है वो गेन इन स्पीड ए टी के इक्वल है, तो यहाँ पे ए टी लिख दिया, तो ये 1/2 ए टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को इस इक्वेशन में पुट करें तो टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल एरिया हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो ये जो ओ ए सी डी का एरिया आया था वो वी आई टी है, और इसका जो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया आया था 1/2 ए टी स्क्वायर है। तो इसको हम पुट करते हैं तो ये एस इक्वल आ जाता है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर के, और यही हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये भी हम पिछली इक्वेशन की तरह इसका स्टार्ट लेंगे, सिर्फ इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हम इस एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड करके यानी कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल के हिस्सों में डिवाइड करके हम इसको सॉल्व करते हैं, जबकि इस केस में हम इसको कंप्लीटली एज ए होल एरिया सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर हम इसको देखें ओ ए बी डी को, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइपीजियम बनता है, ये ट्राइपीजियम शेप बनती है। ट्राइपीजियम शेप वो होती है जिसमें दो साइड्स आपस में पैरेलल हों, तो ये ओ ए और बी डी आपस में पैरेलल हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का फार्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे यानी कि एस इक्वल आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स को ऐड करना है यानी कि ओ ए प्लस बी डी, तो ओ ए प्लस बी डी किया मल्टीप्लाई बाय जो हाइट है उसको हमने ओ डी से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइट ये वाली है, इसको ओ डी से मल्टीप्लाई करना है। ये इन दो हाइट से मुराद उन दो पैरेलल साइड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, तो ये ओ डी आएगा यानी कि एस इक्वल आ जाएगा, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2s इक्वल हो जाएगा 2a प्लस बी डी इंटू ओ डी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे बी सी ओवर ओ डी से, तो बी सी ओवर ओ डी से इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ओ डी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2s इंटू बी डी ओवर ओ डी इक्वल आ जाता है ओ ए प्लस बी डी इंटू बी सी। तो हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे बी सी ओवर ओ डी, ये बी सी है यानी कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओ डी टाइम, तो बी सी ओवर ओ डी वेलोसिटी ओवर टाइम एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। 2s a आ जाएगा इक्वल टू ओ ए, ओ से ए तक इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, और बी डी यानी कि बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस ये वी एफ के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय बी सी। बी सी लेंथ कहाँ से आती है, बी डी माइनस सी डी से, यानी कि बी डी हमारे पास वी एफ है और सी डी वी आई है, तो वी एफ माइनस वी आई लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2as इक्वल आ जाता है, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है, यानी कि 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ तक ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव हो गई है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, write down sign conventions for gravitational acceleration, write 3 equations of motion of a freely falling body। कि freely falling bodies कौन सी होती हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है,
उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के जो साइन कन्वेंशंस हैं वो लिखने हैं, और उसके बाद 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए वो भी लिखनी है। तो हम स्टार्ट लेते हैं कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज कौन सी होती हैं। वो बॉडीज जो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही हो उसको फ्री फॉलिंग बॉडी का नाम दिया जाता है। लाइक हम एक बॉल को हाथ में पकड़ के किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं और उस बिल्डिंग के ऊपर से उस बॉल को छोड़ते हैं, तो वो थ्रो नहीं करना, छोड़ना है। जब छोड़ेंगे तो वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड मूव करेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि वो बॉल फ्रीली फॉल मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। एग्जाम्पल में यही बॉल की एग्जाम्पल दी गई है। नेक्स्ट क्या कहा गया था, व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का जो एक्सेलरेशन होता है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम दिया जाता है। इसको हम जी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का जो एक्सेलरेशन होता है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसको राउंड ऑफ करें तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। जी की वैल्यू उस वक्त पॉजिटिव होती है जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा हो डाउनवर्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा हो, तो उस वक्त जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और जब हम बॉल को अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड थ्रो करें या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता हुआ जाए तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा होता है, उस वक्त जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। लास्ट में इक्वेशन के हिस्से में क्या कहा गया था कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखनी है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं उनमें हमारे पास क्या है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, एच इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और 2gh इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस पी आई स्क्वायर। इन इक्वेशंस में हमने क्या किया कि जो जनरल इक्वेशंस थी उसमें ए को जी से रिप्रेजेंट कर दिया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, और डिस्टेंस एस को एच से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि वहां पे डिस्टेंस ट्रेवल होता है और यहाँ पे हाइट कवर हो रही होती है। तो इस तरीके से ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमारे पास फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए आ गई। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कंप्रीहेंशन क्वेश्चन थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें, और अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।